तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के बारे में हमने बात की थी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में लास्ट क्लास में। तो ये तीसरा टाइप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको डाउन मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब देखो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऐसा भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे ना तो कोई साइटोप्लाज्मिक जीन उसमें रोल प्ले कर रहा है और ना ही कोई न्यूक्लियस का जीन, कैरियोजीन उसमें रोल प्ले कर रहा है। इसमें क्या है कि सिग्मा पार्टिकल्स जो है, या तो पैरासाइट या कोई सिम्बायोन्ट या वायरस, इस तरह से उनके बॉडी के अंदर रहते हैं, उनके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं और यही बेटा ट्रांसपोर्ट होते चले जाते हैं। तो देखो, सिग्मा पार्टिकल्स है इन ड्रोसोफिला। अगर देखो सिग्मा पार्टिकल्स जिस ड्रोसोफिला में नहीं होंगे ना, वो ड्रोसोफिला सेंसिटिव होते बेटा। CO2 के कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा बढ़ा दोगे आप, इन मोर CO2 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन के कांटेक्ट में अगर ये ड्रोसोफिला आते हैं, ठीक है, तो उनको पैरालिसिस हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। और ज्यादा अगर CO2 बढ़ा दोगे तो बिल्कुल मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो दे ऐसे कुछ भी ऐसे ड्रोसोफिला हमें देखने को मिलते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के ऊपर बेटा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अभी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो स्ट्रक्चर है ना, ये वायरस जैसा है, सब वायरल कंपोनेंट, ठीक है। वायरस भी नहीं है वो, उसको सिग्मा पार्टिकल ही बोलते हैं, ठीक है। उसके अलग थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ठीक है। सो देखो, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि देखो यहाँ स्टेटमेंट आएगा, इफ सिग्मा पार्टिकल्स is present और are present, ऐसा हटा देते हैं, in cytoplasm वो हो जाता है CO2 सेंसिटिव ड्रोसोफिला, ठीक है। तो अगर वो उसमें सिग्मा पार्टिकल प्रेजेंट है, और दूसरा क्या होता है, अगर अब्सेंट है, इफ सिग्मा पार्टिकल is absent in cytoplasm, तो वो हो जाएगा CO2 रेजिस्टेंट ड्रोसोफिला, ठीक है। तो देखो, बहुत ही आसान है बच्चों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि एक सिग्मा पार्टिकल है जो कि साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर हम क्रॉस करा देते हैं ड्रोसोफिला का, फीमेल है जो कि CO2 सेंसिटिव है, क्रॉस्ड विद द मेल जो कि CO2 रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो ये फीमेल है, इसका ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। क्रॉस्ड विद द मेल, इसका साइटोप्लाज्म है ना, इसमें पार्टिकल नहीं है, तो होगा क्या, ऑब्वियसली हमें जो जायगोट मिलेगा, है ना, जायगोट पे बेटा डेफिनेटली बहुत सारे सिग्मा पार्टिकल होंगे, है ना, एन गैमेट एंड देन यहाँ पे जायगोट हमें मिलेगा जो कि 2n होगा।
डिप्लॉयड होगा, बट वो कैसा होगा, ऑब्वियसली इट इज अ CO2 सेंसिटिव। क्यों? क्योंकि जो मैटरनल है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है जाइगोट एक का साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो डेफिनेटली बेटा सिग्मा पार्टिकल्स होल्ड करता है, इसीलिए इसको हम लोग देखो है ना, ये एक है, ये वायरस जैसी चीज है, ठीक है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपली यू हैव टू, अगर देखो फीमेल अगर CO2 रेजिस्टेंट होगी, ठीक है, अभी वो भी लिख लेते हैं भाई, इफ द फीमेल इज CO2 रेजिस्टेंट, ठीक है, क्रॉस्ड विद द मेल जो कि CO2 सेंसिटिव है, तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा CO2 रेजिस्टेंट वेराइटीज आ जाएंगे, सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे ऑल विल बी CO2 रेजिस्टेंट, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस अब करके देखते हो तो रिजल्ट वेरिएबल आते हैं, एक जैसे रिजल्ट नहीं आते, आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमने यही बात ले करके इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है डॉर मॉडिफिकेशन का, दूसरा है एग्जाम्पल कप्पा पार्टिकल, ठीक है। कप्पा पार्टिकल एक्चुअली ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनको हम लोग है ना ये पाए जाते हैं पैरामीशियम में, ठीक है, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, ठीक है। ये भी कैसे है बच्चों, दे आर ऑल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दे आर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स इन साइटोप्लाज्म। इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन का पावर है, ये थोड़े से छोटे DNA जैसे पार्टिकल हो सकते हैं, बट इनमें एबिलिटी है कि ये एक पैरासीन नाम का एक बेटा टॉक्सिक कंपोनेंट रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज इफ कप्पा पार्टिकल इज प्रेजेंट, अगर कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट होता है if the kappa particle is present what will happen, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर मतलब ये पैरामीशियम है, ठीक है, और इसके अंदर अगर कप्पा पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसको हम लोग कीलर बोलते हैं, जैसे कीलर पैरामीशियम बोलते हैं, कीलर पैरामीशियम, ठीक है। तो इसे कहते हैं किलर, इसके पास वेपन है, ठीक है। अगर बेटा दूसरा चांस क्या है, इफ है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, इसको किलर क्यों कहते हैं, वाई, बिकॉज इट forms toxic substances, it form toxic substances, ठीक है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता है बाय विच इट कैन किल द सेंसिटिव फॉर्म्स, ठीक है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता है जो कि है ना सेंसिटिव फॉर्म्स को किल कर सकता है, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब देखो दूसरा मुद्दा क्या है यहाँ पे, इफ कप्पा पार्टिकल इज absent, पार्टिकल इज एब्सेंट, ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिव, है ना, उसे हम कहते हैं सेंसिटिव पैरामीशियम, ठीक है। तो बेटा वो हो जाता है सेंसिटिव पैरामीशियम, ठीक, तो वो सहन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है कि जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, कप्पा पार्टिकल्स आर सिम्बायोटिक, मतलब ये पैरासिटिक नहीं है, दिस आर सिम्बायोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया, ये होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। दैट्स इट। बाद में ये पता चला कि ये बैक्टीरिया है जो कि पैरामीशियम के अंदर रहता है, ठीक है। और ऑब्वियसली रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसे सिग्मा फैक्टर का मैंने कराया है, बिल्कुल वैसा ही होगा, है ना। अभी होता क्या है इसको थोड़ा समझना, अभी ये पैरामीशियम जो होता है प्रोटिस्ट है ना, प्रोटिस्ट में जिस तरह से हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं ना, गैमेट बना बना कर करेगा, ऐसा नहीं होता, इसमें कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। पैरामीशियम क्या शो करते हैं बेटा, कॉन्जुगेशन करते हैं, अगर कॉन्जुगेशन करेगा तो एक पैरामीशियम दूसरे पैरामीशियम में न्यूक्लियस भी ट्रांसफर करेगा और साइटोप्लाज्म भी ट्रांसफर करता है, ठीक है।
इस केस में हमें यही देखने को मिलता है, हम मेल फीमेल स्ट्रेन मतलब डोनर और रिसीवर स्ट्रेन कंसिडर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग है, बट आप अगर डायरेक्ट इसको मेल फीमेल स्ट्रेन कंसिडर करके इसका क्रॉस कराते हो तो बेटा सेम वैसे ही रिजल्ट आएंगे जैसे सिग्मा फैक्टर के आ रहे थे। आप समझो यार, ये एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ड्रोसोफिला एक फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक्चुअल सही मायने में नहीं होता, यहाँ पे होता है कॉन्जुगेशन। क्या होगा बच्चों? कॉन्जुगेशन। उस दिन शायद क्लास में आप लोग थे, ठीक है, मैंने कॉन्जुगेशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, म्यूकर में भी कॉन्जुगेशन होता है, स्पायरोगैरा में भी कॉन्जुगेशन होता है। जितने भी ये जो यूनिसेलुलर है, मोस्ट ऑफ देम शो द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ द कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसको एक्सो कॉन्जुगेशन कहते हैं पैरामीशियम में जो भी होता है। एनीवे द आंसर फॉर दिस इज व्हाट इज दिस, है ना, कि कप्पा पार्टिकल एक्चुअली होते क्या है। सो दे आर द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है बेटा, उसका बैक्टीरिया का नाम होता है, आई विल जस्ट राइट डाउन, उसको बोलते हैं काल्डो। ठीक है, इट्स कॉल्ड काल्डोबैक्टर। ठीक है, काल्डोबैक्टर टेन्यू स्पाइरेलिस, ये नाम है बैक्टीरिया का। यस, ठीक है। सो दिस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है डेफिनेटली बेटा किलिंग करता है, मतलब अगर सेंसिटिव फॉर्म जब भी आएगा उसके कांटेक्ट में तो मारा जाता है। ठीक है, तो ये है एंटायरली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो बेटा हम लोगों ने इसके साथ हमने ऐड कर दिया यहाँ पे जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो है मतलब जीन 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 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा। देखो अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों डेफिनेटली क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस हिसाब से हम लोग मानते हैं कि हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया है। मैंने बताया ना पहले ही लेक्चर में आपको बताया था कि एक्चुअली जेनेटिक्स को हम लोग 3 एक्चुअली चैप्टर पढ़ने हैं। एक है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि हम मेंडल मेंडल मेंडल, अब यहाँ मेंडल वर्ड आएगा, मेंडल भाई साहब का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आएगा, देखो इसको किसने प्रपोज किया था, ये जो कंसेप्ट है इट इज गिवन बाय सुटॉन एंड बोवेरी। ठीक है, तो ये भाई साहब दोनों हैं, सुटॉन एंड बोवेरी। ठीक है, तो इन्होंने बेटा ये कंसेप्ट हमें दिया है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो देखो हम लोग समझते हैं कि जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं which is transported to the next generation via zygote। बराबर है, जाइगोट बनेगा, इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगी। बराबर है। अब अगर सपोज अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अगर जाइगोट के थ्रू क्रॉस होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, सिंपल है ना, तो होगा क्या है ना, इनसाइड गैमेट क्या है, गैमेट अगर लेके जा रहा है चीज, ये लेके जा रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो गैमेट में क्या है, ऑब्वियसली बेटा जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जो या तो जीन है, फैक्टर्स है, शुड बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब गैमेट के अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, सो अब बेटा इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो ये जो भी हमने मेंडेलियन फैक्टर्स पढ़े हैं, ये उनका कहना है सोटेन एंड बोवेरी का, जो भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस फैक्टर जो है शुड बी प्रेजेंट ऑन समथिंग, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्यों कह रहे हैं हम लोग, मतलब देखो हम लोग अगर बात करते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इन गैमेट। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट, जो कि कैरी हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। गैमेट में क्या है, तो गैमेट के अंदर है, न्यूक्लियस में है। अच्छा, न्यूक्लियस में किधर है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। अभी ये और इसीलिए लिखते हैं
क्योंकि जब इंटरफेज में होगा ना, आप सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ोगे, तो इंटरफेज के केस में आपको क्रोमोसोम तो होता नहीं, कंडेंसेशन उसका है ना, जब सेल डिवीजन होगा तभी होगा ना, तो या तो क्रोमोसोम के फॉर्मेट में या तो क्रोमेटिन के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, सो इन ईच क्रोमोसोम, अगर आप हर क्रोमोसोम को बात करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं यार, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सेवरल जीन और फैक्टर्स आर present are present on chromosome। ठीक है, ठीक है, कैसे होंगे अरेंज्ड इन लीनियर मैनर। ठीक है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, इस तरह से लीनियर मैनर में बेटा वो एग्जिस्ट करते हैं ऑन द क्रोमोसोम। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल, है ना। तो देखो, अब अगर हम लोगों को अगर पैरेललिज्म देखते हैं, मतलब अगर हम उन्होंने क्या किया, सुटन एंड लोवेरिन, they studied a parallelism between Mendelian factors and chromosome। ठीक है, between Mendelian factors and chromosome। तो उन्होंने दोनों के बारे में अलग अलग बातें बोली। ठीक है, सेपरेटली मेंडेलियन फैक्टर्स, एक फैक्टर है बेटा, मतलब जीन्स के बारे में बात हो रही है। जब हम जीन्स फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जब हम क्रोमोसोम 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 कहते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो इफ सपोज विल कंसीडर हियर, इस तरह से हम लोग बाइफर्केशन कर लेंगे। अगर मैं इस साइड में लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेंडेलियन फैक्टर्स, और यहाँ पे लिखता हूँ बेटा क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये दोनों तरफ हमने लिख दिया। देखो, हम लोगों को हमेशा ये नोटिस करने को मिलेगा कि फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स, बराबर है, होते कि नहीं, अलीलिक पेयर होता है, बराबर है। तो अभी तक हमने वही पढ़ा। वैसे ही बेटा उन्होंने ये देखा कि हाँ, क्रोमोसोम भी जो होते हैं दे आर आल्सो ऑकर इन द होमोलॉगस पेयर, बराबर है। तो इनके केस में भी वही बात सही है, जैसे कि वो पेयर में है ये भी पेयर में है, तो देखो ये चीज मैच हो रही है। दूसरी बात है, ये क्या करते हैं, दिस शो द सेग्रीगेशन। एलिलिक पेयर जो होते हैं वो सेग्रीगेशन शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली ये सेग्रीगेशन डिपेंड क्या कहाँ पे होता है, बिकॉज क्रोमोसोम शोज द डिसजंक्शन, है ना, इन एनाफेज 1 ऑफ द मेयोसिस। देखो दोनों चीजें मैच हो रही है ना। क्यों ऐसा है, क्योंकि फैक्टर्स एक्चुअली प्रेजेंट क्रोमोसोम के ऊपर ही है। क्रोमोसोम डिसजंक्शन करेगा तभी तो सेग्रीगेशन होगा, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था यार, है ना। देखो E1 ये करते हैं शोज असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब है ना, किसी भी साइड में मैटरनल सारे एक साइड में ही जाने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है ना। अभी 23 के 23 मैटरनल एक साइड में जाएंगे और 23 के 23 पैटर्नल एक साइड, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज है बेटा, है ना। 22 एक साइड चले जाए पैटर्नल और दूसरा पैटर्नल एक साइड चला जाए, दैट इज पॉसिबिलिटी। सो तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम is independent of others। मतलब हर एक पैटर्नल मैटरनल पेयर जो है वो डेफिनेटली बेटा बाकी दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एलील के बारे में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब तक बिल्कुल सही है जब तक, है ना, हर एक एलील जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है।
तो अगर हम ये बात देख रहे हैं तो जिस तरह से हम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं वही बातें इन्होंने क्रोमोसोम के बारे में बोली है। तो बोला है कि यस क्रोमोसोम भी responsible है, so chromosomes are responsible for the transport of the characters, yes or no, है ना। मतलब अब उनका जो कहना है, देखो हम लोग क्या बोलते हैं मेंडल के हिसाब से अगर हम बात करें बच्चों, मेंडल कहता है कि भैया पेरेंट ले लो, पेरेंट क्या है, सो पेरेंट कैपिटल टी है, अच्छा, और दूसरा स्मॉल टी, ओके। तो इसका क्या मतलब है, ऐसा है ना सर, देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, मैटरनल पैटर्नल, इसके ऊपर कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसके ऊपर, अच्छा, और ये क्या है सर, ये भी वैसा ही पेयर है, इस पे स्मॉल टी है, अच्छा, ओहो। अब क्या होगा सर, इसका गैमेट बनेगा, इसका भी गैमेट बनेगा, मतलब क्या सर, जब गैमेट बनेगा ना तो गैमेट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आएगा, इधर भी वैसा ही होता है, मतलब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, और एक ही टाइप के सारे गैमेट बनेंगे, और फिर क्या होगा सर, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, तब दोनों गैमेट है ना, दोनों गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, ओके ठीक है। तो क्या मिलेगा सर, कुछ नहीं, हमें एक ऐसा डॉटर सेल मिलेगा, जाइगोट मिलेगा, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो जीन है वो एक साथ आ जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि मैं सिर्फ क्रोमोसोम को दिखा रहा हूँ, है ना, मैं क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा हूँ, यस क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, सब कंबाइन हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, यस सर, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा। अब सेम चीज आप अगर F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग के लिए कराते हो तो वही चीजें होती रहती है, मतलब, है ना, ये तो देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये कैपिटल टी वाला गैमेट आया, स्मॉल टी वाला गैमेट आया, है ना, दैट इज हैपनिंग। अब इसका इसका भी बेटा, इसके भी दो पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं ना इसके सेल्फिंग करते वक्त, तो ये सेपरेट हो जाएगा, अगेन कैपिटल टी विल बी सेपरेट फ्रॉम द स्मॉल टी, मतलब दोनों ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। सो इसको हम लोग एलेबोरेट कर सकते हैं, हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी ऐसा है बना सकते हैं, वी कैन डू दैट, ठीक है, बट इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग ये समझ गए कि हाँ फैक्टर्स डेफिनेटली जा रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, पेयर कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, बट व्हाई, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, एंड सो क्रोमोसोम भी वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है, पेयर हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, फिर एक जगह रिजॉइन हो रहे हैं, फिर बेटा किसी भी कोई भी पैटर्नल मैटरनल का कपल जो है वो कंपल्सरीली जरूरी नहीं है कि वो एक साथ ही एक जगह जाए ना, ठीक है, दे कैन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। सो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली ये समझ में आना चाहिए, द थ्योरी इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, ठीक है, इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। बाय टी.एच. मॉर्गन, ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके बताया हम लोगों को, इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, जो हमने शुरुआत में लिखा था इन ड्रोसोफिला। अभी देखो ड्रोसोफिला एक ऐसा इंसेक्ट है ना भाई, ठीक है, जिसको हम लोगों ने, मतलब खास करके मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया। फ्रूट फ्लाई आपने देखे होंगे, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, मतलब इवन बनाने जो बनाना हो गए, छिलके अगर गिरे रहेंगे, फ्रूट्स आप देख लो, फ्रूट जहाँ पे गिरे रहेंगे उसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे एकदम ऐसे फ्लाइज जो है उड़ती रहती है, उनको हम लोग, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि यार फिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ड्रोसोफिला को, इवन आप देखो न्यूरोस्पोरा नाम का फंगस है, न्यूरोस्पोरा, है ना, न्यूरोस्पोरा क्रासा, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा को भी हम लोग बोलते हैं, इट्स ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक है, मतलब ड्रोसोफिला इतना यूज हो गया है कि न्यूरोस्पोरा भी बहुत ज्यादा जेनेटिकली यूज हुआ है प्लांट्स में, मतलब फंगस में, है ना, बहुत ज्यादा बेटा उसका यूज हुआ है। सो यहाँ हम लोग नोटिस कर सकते हैं, ये सिंपल और नॉर्मल बात बेटा, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि वाई, मतलब क्या रीजन है भाई, व्हाट आर द रीजन। तो यहाँ पे हम लोग रीजन के बारे में बात करते हैं, जैसे मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, ठीक है, रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ड्रोसोफिला।
तो ड्रोसोफिला को है ना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के फॉर्मेट में क्यों यूज किया गया, ये बेटा रीजन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों की इट इज वेरी इजी टू कल्चर। इजी टू कल्चर मतलब इसकी जनरेशन आप बहुत जल्दी बढ़िया से आराम से रेज कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। मतलब एक सादा शुगर सिरप बना लोगे ना, शुगर सिरप भी वहां पे ऐसे कटोरे में रखोगे तो उसके ऊपर वो सरवाइव करते हैं, उसको खा लेते हैं। या फ्रूट पल्प है ना। सो इजी टू कल्चर ऑन फ्रूट पल्प। ठीक है ठीक है। फ्रूट पल्प बनाना, ठीक है, बनाना भी आप पल्प बना लिया, एक बनाना खरीद लो, उसका पल्प बना लो, बस है ना, 2-4 पकड़ लो और उनको ग्रो करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली घर में लैब बन जाएगी। ठीक है, इतना इजी है उनको कल्चर करना। मतलब ऐसा कुछ एकदम हाई फाई एसी लगा करके टिश्यू कल्चर के लिए जो है ना स्टेरिलाइज कर दे, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर में बड़ा नाटक होता है, यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, राइपेंड बनाना ले लो, कार्यक्रम शुरू। ना यहाँ पे एक और फायदा है इसका। ठीक है, हमें तो रिजल्ट फटाफट चाहिए है ना, इसीलिए यहाँ पे देखो इसका है ना एक और फायदा है कि शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, मतलब शॉर्ट लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब कितनी बेटा, तो 2 वीक्स है ना, 2 हफ्ते के अंदर बेटा उसकी नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है। मतलब देखो आपको जो रिजल्ट चाहिए जेनेटिक्स में वो फटाफट आते हैं, एक क्रॉस कराया उसका रिजल्ट 2 वीक में आ जाता है, नेक्स्ट जनरेशन विद इन 2 वीक्स। तो आप तो बेटा बहुत फास्ट रिजल्ट्स जो है इसके ला सकते हो, ये एक उसका फायदा है। ठीक है, तीसरा है ना इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब ये देखो ये एग्स ले करते हैं और एक से बहुत सारे, तो देखो जितना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आप जेनेटिक्स की स्टडी में अगर आपको सैंपलिंग बहुत ज्यादा मिलती है तो आपको रेशियोज ये वो सब कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होती है। पी प्लांट में भी यही था, है ना, लार्ज सैंपलिंग जो है पी प्लांट में भी मिलता था। तो नेक्स्ट ठीक है, अब देखो इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इसमें बेटा बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यू कैन सी इन दिस ड्रोसोफिला। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे देयर इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन इन मेल एंड फीमेल। मतलब बहुत आप आराम से बेटा मेल और फीमेल को पहचान सकते हो, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, मतलब आपको ऐसा कोई माइक्रोस्कोप लेके नहीं बैठना पड़ेगा, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। जैसे कि कॉकरोच में भी इंसेक्ट्स में आपने पढ़ा होगा, आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है, डायमॉर्फिज्म होता है ना, जेंडर का जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। सो अगेन यहाँ पे देखो है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, अब इसको हम लोग why they are we are using for the chromosomal basis of, because there are less number of chromosomes। ऐसा नहीं कि देखो ह्यूमन बीइंग में यार 23 क्रोमोसोम है, मतलब बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि दे हैव द 8 क्रोमोसोम, दैट इज 2n इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो इट्स 2n इज इक्वल टू 8, मतलब n इज इक्वल टू 4 एंड 2n इज इक्वल टू 8। मतलब इनका हैप्लॉइड जो होता है वो सिर्फ 4 क्रोमोसोम से, मतलब वो भी 3 ऑटोसोम और एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम। इस तरह से बेटा इनका जेनेटिक मेकअप आपको देखने को मिलता है। सो हम लोग को असर्ट करना कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे हो सकता है ये ढूंढ लेना, ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये सब स्टडीज कर पाना देखो, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेवरेट है। अगर आप जेनेटिक्स की स्टडीज करना चाहते हो तो ड्रोसोफिला को बहुत, मतलब इसको कल्चर के हिसाब से देखो, हैंडलिंग के हिसाब से देखो, या उसका जो डिटेलिंग है उसमें भी। तो यहाँ पे जो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट्स आते हैं वो किस चीज के रिलेटेड है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा लिंकेज।
है ना, विल टॉक अबाउट व्हाट द लिंकेज, हम लिंकेज के बारे में बात करते हैं जब भी हम क्रोमोसोम, है ना। तो देखो ये ऑब्वियसली बेटा एक मेजर एक्सेप्शन है टू द मेंटेन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो लॉ है उसके अपोजिशन में ये काम करता है, ठीक है। और ये किसने ऑब्जर्व किया था, देखो सबसे पहले लिंकेज को फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय बैटसन एंड पुनेट, ये दोनों ही नाम आपने पहले सुने हैं, है ना। बैटसन और पुनेट, ये दोनों नाम सुने हैं। बैटसन जिसने जीन ये टर्म दिया, और पुनेट जिसने चेकर बोर्ड मेथड जो है ना, हम लोग 16 वाला जो कॉम्बिनेशन करते हैं वो वाली जो चीज थी। सो द फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द बैटसन एंड पुनेट, बैटसन और पुनेट ये भाई साहब है, इन लोगों ने ये वाला जो कंसेप्ट हमको देखने को मिला है। फिर उसको ऑब्जर्व करने के बाद में उसका डिटेल जो स्टडी की गई, मतलब भयंकर लेवल पे जिसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग किया है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं डिस्कवर्ड एंड स्टडीड बाय T.H. मॉर्गन, ठीक है। तो मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त है बच्चों, नोटिस कर लो आप, ठीक है, T.H. मॉर्गन, ठीक है। सो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए हैं, अब यहाँ पे हम लोग बैटसन और पुनेट वाली बात करते हैं, बाद में हम विल टॉक अबाउट व्हाट द, ठीक है, हम मॉर्गन के बारे में बाद में बात करते हैं। अब ये जो बैटसन और पुनेट भाई साहब लोग हैं, ठीक है, दे वर्कड ऑन कौन से, है ना, ऑर्गेनिज्म उन्होंने लिया था, वर्कड ऑन द स्वीट पी, ठीक है। स्वीट पी अलग है, गार्डन पी अलग है, यह बात याद रखो। गार्डन पी मेंडल भाई साहब का कार्यक्रम था, ठीक है। स्वीट पी जो है ना, हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, है ना। लैथाइरस ओडोरेटस जो है, या है ना, दैट इज व्हाट ओडोरेटस। तो ये जो स्पीसीज होता है ना, इसको बेटा उन्होंने फॉर एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज किया, ठीक है। और इनमें क्या पढ़ा उन्होंने, दे स्टडीड डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा। अब हुआ क्या, ठीक है, इनको जो रिजल्ट्स मिले ना डाइहाइब्रिड क्रॉस के, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन में भी डाइहाइब्रिड ही कंसिडर किया, बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि दो जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर दे रहे थे, ठीक है। तो मेंडेलियन जो भी फिनोटाइपिक रेशियो है उससे हम लोगों को, है ना, डेविएशंस मिले। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में 9:7 मिला, बराबर, सप्लीमेंट्री में अलग रेशियो मिला, डोमिनेंट एपिस्टेसिस में, है ना, उसमें बेटा अलग अलग प्रकार के। तो डेफिनेटली दे स्टडीड डाइहाइब्रिड क्रॉस इन द स्वीट पी प्लांट, बट ठीक है, गॉट डिफरेंट रेशियोज, डिफरेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं। अब ये जो डिफरेंट रिजल्ट्स है वो क्या है, इसको बेटा हम लोग समझते हैं। उन्होंने क्या किया, दो कैरेक्टर लिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस है डेफिनेटली, इसका मतलब, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, बहुत ही आसान है। दो कैरेक्टर लिए, ठीक है, यहाँ से आपको लिंकेज सही मायने में समझ में आएगा, ठीक है। उन्होंने एक कैरेक्टर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर कलर, फ्लावर कलर बड़ा ही प्रॉपर है, कॉन्सेंट्रेशन रखो, है ना। फ्लावर कलर है ब्लू या तो फ्लावर कलर है रेड, ये मान लेते, ठीक है। तो ब्लू जो है डोमिनेंट है, रेड है रेसेसिव, ठीक है। आगे चलते, सेकंड है, उन्होंने एक और कैरेक्टर लिया जो था बेटा पोलन शेप, पोलन ग्रेन का जो शेप होता है वो वाला कैरेक्टर लिया, ठीक है। एक है बेटा लॉन्ग पोलन ग्रेन और एक है राउंड पोलन ग्रेन, ठीक है, ऐसे दो लिए। लॉन्ग इज डोमिनेंट एंड राउंड इज रेसेसिव, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, फ्लावर कलर एंड पोलन शेप, ठीक है। नाउ देखो हम लोग यहाँ पे, अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे बेटा क्रॉस कराता हूँ एक, है ना, दिस इज द क्रॉस नंबर 1, क्रॉस नंबर 1। मैं आप सबसे एक पूछना चाहूंगा बेटा, जब भी हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस है ना डाइहाइब्रिड का, तो क्या रेशियो आता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है बताओ। व्हेन वी डू द टेस्ट क्रॉस, है ना, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हम लोग कराते हैं, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो आंसर भी आपको पता होना चाहिए। आंसर है, रेशियो आता है 1:1:1:1, है ना। टेस्ट क्रॉस का रेशियो मोनोहाइब्रिड का 1:1 आता है, सेल्फिंग का
3:1 आता है ना, टेस्ट क्रॉस का 1:1 आता है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। डाई हाइब्रिड का रेशियो 1:1:1:1 आना चाहिए। इन्होंने क्या किया, क्रॉस 1 देखो, बड़े ही ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो उन्होंने एक प्लांट लिया जो है ब्लू लॉन्ग, द प्लांट इज ब्लू लॉन्ग क्रॉस्ड विद द रेड राउंड, मतलब ये दोनों पैरेंटल है ना। ब्लू लॉन्ग इज कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल, एंड रेड मतलब स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, ठीक है। ये रेसेसिव कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट है। क्या मिलेगा हमें, F1 जनरेशन में हमें मिला, विल गॉट दिस वन कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, बट प्लान तो वही होगा F1 जनरेशन में, वो होगा ब्लू एंड लॉन्ग, ठीक है। ये मिला हमें F1 जनरेशन, दिस इज द F1 जनरेशन, ठीक है। अब जो F1 जनरेशन है प्यारे बच्चों, यहां से हमें बात पकड़नी है। इसका क्या किया इन्होंने, इसका करा दिया बच्चों टेस्ट क्रॉस। अब मजेदार बात जो है, रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस किया मतलब ही क्या बेटा, टेस्ट क्रॉस मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पैरेंटल जीनोटाइप स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, यही टेस्ट क्रॉस होता है। मैंने आपको ये समझाया था। अब देखो रिजल्ट, आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड जो रेशियो है बेटा वो क्या आना चाहिए और हमें मिला क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे बच्चों इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ देखो इसके इनके जो रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, जब भी टेस्ट क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा, तो विल गेट हियर 4 कॉम्बिनेशंस, बराबर है, 4 कॉम्बिनेशंस हमको मिलने चाहिए। क्या क्या मिलने चाहिए, या तो हमें मिलना चाहिए बेटा ब्लू लॉन्ग, ये कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। दूसरा मिलना चाहिए बेटा ब्लू राउंड, ठीक है। ये देखो ये पैरेंटल है ना, ब्लू राउंड रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि पैरेंट ब्लू लॉन्ग है, ठीक है। उसके साथ साथ हमें मिलना चाहिए बच्चों रेड लॉन्ग, रेड लॉन्ग, और मिलना चाहिए बच्चों रेड राउंड, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों को ये समझ में आता है कि ये 4 कॉम्बिनेशन हमको मिल सकते हैं, है ना। ये जो है डेफिनेटली पैरेंटल है, ये वाला पैरेंटल है, ये भी ये रिकॉम्बिनेंट है, ये पैरेंटल ये रिकॉम्बिनेंट है, सॉरी ये। अभी एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है आपका डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस का, है ना। द रेशियो, एक्सपेक्टेड रेशियो इज 1:1:1:1, ये एक्सपेक्टेड रेशियो है। बट वो उनको शॉक लगा कि जब उनको रिजल्ट्स मिले ना, बार बार उन्होंने ये किया, तो जो ऑब्जर्व रेशियो मिला, जो रेशियो मिला वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से बिल्कुल डेविएट करता है। रेशियो मिला बेटा 7:1:1:7, ये रेशियो मिला। अब आप इसमें नोटिस करो कि कौन ज्यादा मिल रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। तो समझ में आ रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी बेटा, पैरेंटल की, और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आ रहा है। अब मैंने ये चीज आपको समझाई थी, ऐसा क्यों होता है, पैरेंटल ही क्यों ज्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, ये एक नॉर्मल सा मुद्दा है, ये उनको बेटा अमेज कर गया, यार ये ऐसे कैसे हो गया, सिर्फ पैरेंटल ही आ रहा है यहाँ पे और रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आ रहा है। 7:1 रेशियो में पैरेंटल का जो रेशियो है टू द रिकॉम्बिनेंट वो 7:1 आ रहा है। उन्होंने क्या किया, एक और क्रॉस करके देखा बेटा, है ना, दैट इज द क्रॉस 2। अब ये क्रॉस 2 आप देखना, है ना, आपको चीजें समझ में आई थोड़ी। देखो हमने एक पैरेंटल कॉम्बिनेशन लिया है और पेरेंट है ब्लू राउंड, ये पेरेंट है ब्लू राउंड क्रॉस्ड विद द रेड लॉन्ग। अब यहाँ पे जो चीज हमने लिए वो है कैपिटल बी स्मॉल एल क्रॉस्ड विद द स्मॉल बी कैपिटल। अब ये दोनों ही होमोजाइगस है, ऐसा आपने प्लांट सिलेक्ट किया जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स होंगे। अब ऑब्वियसली बेटा इनका जब भी क्रॉस होगा तो बेटा गैमेट्स के हिसाब से तो F1 जनरेशन जब भी हमें मिलेगा, इसमें भी F1 जनरेशन तो हमें ऐसा ही मिलेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, क्योंकि इसके गैमेट होंगे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल। तो F1 जनरेशन तो हमें ऐसा ही मिलेगा। F1 जनरेशन ऑब्वियसली बेटा ब्लू होगा और लॉन्ग होगा, जो पहले क्रॉस में मिला था वैसा ही मिला। अब हमने क्या किया, इसका टेस्ट क्रॉस कराया बच्चों, इसका करा दिया टेस्ट क्रॉस,
ठीक है, तो ये जो मिले हैं इनको बेटा क्रॉस कराया, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल क्रॉस विद स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल। नाउ दिस टेस्ट क्रॉस, ठीक है, इसमें भी वही है, आपका एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है ना। अगर हम लोग ये सब लोग लिख ले यहाँ पे, मतलब देखो ब्लू लॉन्ग आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में ब्लू राउंड आना चाहिए, देन द रेड लॉन्ग एज वेल एज व्हाट द रेड राउंड, ठीक है। अब ये चीज आनी चाहिए। अब क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखो ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, पेरेंट ये है ना बच्चों, ब्लू राउंड इज अ पेरेंटल, सो ब्लू राउंड इज अ पेरेंटल, राउंड लॉन्ग इज अ पेरेंट। नाउ यहाँ पे और ये दोनों है रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आता है एक्सपेक्टेड रेशियो, एक्सपेक्टेड रेशियो है ना, अकॉर्डिंग टू द मेंडल आना चाहिए था 1:1:1:1। हमें जो ऑब्जर्व रेशियो मिला, ऑब्जर्व रेशियो मिला वो मिला 1:7:7:1। तो फिर बेटा वैसा ही फिनोमेना देखने को मिला कि पेरेंटल बहुत ज्यादा आते हैं बट रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं आ रहा है कि 1:1:1:1 रेशियो नहीं आ रहा है, मतलब पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट के बीच में 1:1 रेशियो नहीं आ रहा है, 7:1 रेशियो आ रहा है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। तो यहाँ से एक फंडा आया, डेवलप हुआ, और उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। तो दिस इज द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, है ना, यहाँ समझो, व्हेन द डोमिनेंट एलील ऑफ टू कैरेक्टर्स कम फ्रॉम सेम पेरेंट, they try to remain together in a future generation and this is called as the coupling। तो इससे क्या साबित होता है, देखो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है बेटा कि देखो ये दोनों डोमिनेंट एक साथ है, दोनों डोमिनेंट एक साथ है, ठीक है। जब वो डोमिनेंट एक साथ होते हैं पेरेंट में जब ठीक है, तो आगे चल करके वो एक साथ ही रहने की कोशिश करते हैं, वो अलग अलग होने की कोशिश नहीं करते, मतलब दे आर कपल्ड, दे ट्रांसफर टुगेदर, इसको बोलते हैं कपलिंग। द सेम वे रिपल्शन क्या है, when the dominant allele of two characters comes from the different parent। आप देख सकते हो यहाँ पे डोमिनेंट कैपिटल बी है और कैपिटल दो पेरेंट में है, तो बेटा आपको ये देखने को मिलेगा कि वो वैसा ही रहना चाहते हैं, जैसा पेरेंट में है वैसे ही वो रहना चाहते हैं, मतलब दोनों डोमिनेंट एक दूसरे से अलग अलग ही रहना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि कपलिंग क्या है बच्चों, ठीक है, डोमिनेंट allele of two character try to remain together। तो वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग। और उसके बाद में रिपल्शन क्या है, ठीक है, डोमिनेंट एलील of two characters when come from different parent, they try to remain separate in future generation। try to remain separate। अब यार ये कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, ऐसा होता क्यों है ना, व्हाई दिस, है ना, ऐसा क्यों होता है,
मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वही ज्यादा दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली मैंने ये चीज आपको समझा के रखी है पहले से भी, थोड़ा थोड़ा इसका हिंट है आपके दिमाग में। मैंने ये कहा कि दोनों जीन अगर बिल्कुल क्लोज क्लोज है, अब जैसे कि कैपिटल बी और कैपिटल एल इतने क्लोज होंगे एक क्रोमोसोम के ऊपर कि वो क्रॉसिंग ओवर होने ही नहीं देना चाहते, मतलब 50% से कम क्रॉसिंग ओवर होगा यार, तो वो गैमेट्स बनेंगे ही नहीं जो रिकॉम्बिनेंट के लिए जरूरी है। बनेंगे तो बहुत कम बनेंगे, ठीक है। सो इसी चीज को बेटा हम लोग समझते हैं। तो डायरेक्टली बेटा हम लोग डेफिनेटली समझते हैं कपलिंग में क्या हुआ, हमें 7:1:1:7 ये रेशियो आया। रिपल्शन देखो, क्रॉस टू जो है वो रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, क्रॉस टू रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ठीक है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्रॉस टू इज शोइंग द रिपल्शन, है ना, ये रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्रॉस वन इज रिप्रेजेंटिंग द कपलिंग, यस और नो, है ना। तो ये दोनों जब एक साथ है तो वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो बना के रखते हैं, ठीक है। मतलब जो रेसेसिव एक साथ है तो रेसेसिव एक साथ ही रहने की कोशिश करते हैं। वैसा ही है जब पेरेंट के साथ में रेसेसिव है, दूसरा बेटा डोमिनेंट के साथ में रेसेसिव है, जैसा पेरेंट में कॉम्बिनेशन है ज्यादा से ज्यादा वैसा वैसा ही ऑफस्प्रिंग्स में आता है, उससे रिकॉम्बिनेशन जो होने के चांसेस है बड़े ही कम हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट कपलिंग एंड रिपल्शन आर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, बराबर है। तो क्या है बेटा एक्चुअली, कपलिंग एंड रिपल्शन आर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं पेंसिल को चार्ज कर लेता हूँ, तब तक थोड़ी सी बात करते हैं। देखो समझने वाली बात ये है कि कपलिंग और रिपल्शन ये जो दोनों फिनोमिनन हमें जो देखने को मिल रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आर मच मोर देन द न्यू कॉम्बिनेशंस इन द ऑफस्प्रिंग्स। हम लोग को ये फिनोमिना तभी मिला, कपलिंग एंड रिपल्शन जो है, जो भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये फिनोमिना हमें तभी मिलता है जब हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ज्यादा मिलते हैं और रिकॉम्बिनेंट आ ही नहीं रहे, है ना। 1:1:1:1, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं आ रहे, जितने पेरेंटल आते हैं उतने रिकॉम्बिनेंट आते हैं। ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तभी होता है, क्योंकि 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे तो बेटा 4 पॉसिबिलिटीज आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो मुद्दा ये आ गया बेटा कि, है ना, सो इसको मॉर्गन भाई साहब ने बाद में बोला कि भाई ये जो तुम कपलिंग रिपल्शन वाला जो ड्रामा बात कर रहे हो वो एक्चुअली कपलिंग रिपल्शन वगैरह कुछ नहीं है, ये दो अलग अलग फिनोमिना नहीं है, ये एक ही फिनोमिना है। वो क्या है, तो दिस फिनोमिना इज द लिंकेज। ये जो तुम कपलिंग एंड रिपल्शन वाली जो बातें बोल रहे हो ये एक साधा कंसेप्ट है, लिंकेज। क्या मतलब है लिंकेज का, तो ये मॉर्गन ने साबित करके दिखाया बाद में एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स से कि कपलिंग रिपल्शन ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ बेटा व्हाट इज दैट, इट इज द लिंकेज, है ना। दोनों ही जीन जो आप लोग कंसीडर कर रहे हो, कैपिटल बी और कैपिटल एल, वो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत पास पास में है, इसीलिए उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अब मैं दो शब्द बोलूंगा और उनको आगे हम लोग समझेंगे, और बड़ा है ना, बिल्कुल क्रिटिकली इसको समझना बच्चों। वर्ड coupling is always due to the cis arrangement of the genes, cis arrangement, CIS, and repulsion is due to the trans arrangement of the gene. Now you have to understand this. Coupling बेटा cis arrangement की वजह से होता है, cis arrangement की वजह से, ठीक है। और रिपल्शन जो है ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ द सेम जीन ऑन द क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के ऊपर जो दो जीन प्रेजेंट है उनमें। दे डोंट
न्यू दैट, दे डिड द एक्सपेरिमेंट देन दे फाइंड दैट, ऐसे कैसे पता रहेगा? ठीक है, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले क्रॉसेस किए, उनको एक्सपेक्टेड था 1:1 रेशियो। हर एक ने बेटा अपने अपने लेवल पे हाइब्रिड क्रॉस करा के देखे। ठीक है, उनको नहीं पता था यार, मेंडल को भी थोड़ी कुछ पता था, उसने क्रॉसेस करा के दिखाए पी प्लांट के, फिर उसके ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। तो यार साइंस तो ऐसे ही काम करता है ना। और आप समझो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं फिनोमिनन जो आजू बाजू में हो रहे हैं। ठीक है, बारिश ऊपर से नीचे क्यों आती है, ऐसा किसी ने देखा होगा? तो फिर ढूंढा होगा, अच्छा ऊपर क्लाउड्स है ना। आप इमेजिन करो ना यार, आप तो बचपन में किसी ने बताओ हाँ क्लाउड से बारिश होती है ना? बट यार ये भी किसी ने डिस्कवर किया होगा, अच्छा ऊपर क्लाउड है ना, वहां से बारिश आ रही थी, तो कौन देखने गया कि सही में वहां से आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो पहले तो ऑब्जर्वेशंस होते हैं बच्चों, और इस ऑब्जर्वेशंस को हम लोग हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं। और फिर किसी ने गया, अच्छा देखा, एकदम हिमालय पे चढ़ गया, वहां देखा कि हाँ भाई सही में क्लाउड होते हैं, कंडेंस होते हैं, मैंने देखा है, वो फूटते हैं, उनसे बारिश होती है, उसी से पानी नीचे गिरता है, बिल्कुल सही है ना, हेंस प्रूव्ड है ना। तो फिर उसके गाने बने, लोग नाचे, चाय पी, पकौड़े खाए, ये सब हुआ है ना। तो बेस्ट थिंग इज व्हाट, साइंस में यही होता है, पहले ऑब्जर्वेशन फिर उसका हाइपोथेसिस। ठीक है, और उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की भरपूर कोशिश। ठीक है, ये बात होती है, समझ रहे हो ना आप ये? दैट दिस वे द साइंस वर्क्स। एनीवे, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आते हैं कि इन्होंने जो प्रोसेस करा के देखे स्वीट पी में, लैथेरस में, उनको जो रेशियो मिले वो अलग ही मिले यार, मेंडल के जो रेशियो थे उससे बिल्कुल अलग। अब उन्होंने सोचा यार ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने फिर दो उसके फिनोमेना रखे, कपलिंग और रिपल्शन। उन्होंने कहा कि कपलिंग होता है, रिपल्शन होता है, दैट वाज देयर थ्योरी, वो थी उनकी थ्योरी। ठीक है, मॉर्गन ने इस थ्योरी को है ना और अच्छे से एक्सप्लेन किया, बढ़िया से एक्सप्लेन किया, है ना, प्रॉपर डिस्कवरी की लिंकेज के। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा था सुटर, ये जो है दोनों भाई साहब ने, इन्होंने ऑब्जर्व किया था बस, बट इसने डिस्कवर किया लिंकेज को, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, टीएच मॉर्गन। सो विल सी दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा चार्ज हो गया होगा तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल देता हूँ ताकि है ना अच्छे से समझ में आ जाए। इसको हम लोग स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं, एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन, हमें ये पता चलता है कि पेरेंटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पूरे लिंकेज को समझने के लिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर मच मोर than the new combination, the new combination। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मटर के बाद आपने पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट करा दिया है, उसका टेस्ट क्रॉस करा दिया, और टेस्ट क्रॉस से आपको पी प्लांट के बहुत सारे सीड मिले। ठीक है, और मिले थे तो मान लेते हैं 100 सीड्स मिले, 100 में से आपको दिख रहे हैं कि लगभग बेटा 55 जो है वो पेरेंटल है। ठीक है, और उतने ही लगभग 45 है ना वो क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेंट है। तो ये रेशियो जो है 1:1 के बिल्कुल पास में आ रहा है। जब भी हम लोग बार बार ये एक्सपेरिमेंट करा के देखते हैं तो हमें पेरेंटल रिकॉम्बिनेंट 1:1 1:1 1:1 ही मिलता है। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो ना स्वीट पी भी करके देखते हैं, यही ऐसा ही प्रयोग करके देखते हैं, दो डायहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस कराते हैं। सो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करके देखा स्वीट पी, तो यार गजब हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ऐसा चीज मिल रही कि आपको है ना यहाँ पे मिल रहे हैं 85 है ना पेरेंटल मिलते हैं, और बचे हुए बेटा 25 जो बेटा रिकॉम्बिनेंट मिलता है। आप जब भी बार बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखो तो यही रेशियो आपको मिलता है, मतलब आपको हमेशा पेरेंटल सीड ही ज्यादा मिलते हैं। मतलब ये जो आपको मिला था ना मेंडल के क्रॉस में, ये मिलता ही नहीं है यार, मिलता ही नहीं है। सो इट्स सो सिंपल। तो यही हम लोग बोल रहे हैं कि ये कपलिंग और रिपल्शन की वजह से होता है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट, पेरेंटल ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये कपलिंग और रिपल्शन की वजह से होता है। ऐसा किसका मानना था भाई?
ऐसी सोच थी सुटोनन ब्रोरी, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग अब इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ डेफिनेटली बेटा न्यू कॉम्बिनेशंस हमको ज्यादा मिलते हैं मोर देन द न्यू कॉम्बिनेशंस इन ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो जब भी ऑफस्प्रिंग्स के बारे में बात करेंगे तो उनमें आपको, है ना, ज्यादा कॉम्बिनेशन मिलेंगे, है ना, पेरेंटल एज कम्पेयर टू, ठीक है। सो लेटर ऑन मॉर्गन एक्सप्लेन कपलिंग एंड रिपल्शन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जो हम लोग कपलिंग कहते हैं या जो हम लोग रिपल्शन कहते हैं, ठीक है, उसी को, है ना, ऐड करके बाद में, है ना, इसको ही हमने कहा लिंकेज, से हमने कहा लिंकेज, ठीक है। ये किसने कहा? बाय मॉर्गन। तो बाद में मॉर्गन भाई साहब ने बताया ये सब नाटक है यार, तो हटाओ, ठीक है, ये कार्यक्रम हटाओ। तो मैं अब यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, ठीक है, नोट, ठीक है। जब भी हम लोग कपलिंग के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कपलिंग, ठीक है, ये होता है ड्यू टू सिस अरेंजमेंट, याद रखना, उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। और जब मैं बोलता हूँ रिपल्शन, ठीक है, ये होता है ड्यू टू ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक है, ट्रांस अरेंजमेंट, ठीक। तो इसी चीज को बेटा हम लोग समझेंगे कि यार सिस अरेंजमेंट क्या है एज वेल एज द ट्रांस अरेंजमेंट क्या है, और क्या मतलब है इसका, क्यों ये कपलिंग के साथ में हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ओनली ओनली दो जीन शोज द लिंकेज विच डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब देखो, लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना है। ये हमने, है ना, इंडिपेंडेंट असर्ट में भी ये स्टेटमेंट हमने लिखा है। लिंकेज ऑब्वियसली बेटा अपोज करता है। तो लेट्स, है ना, स्टार्ट स्टडिंग अबाउट व्हाट द लिंकेज थ्योरी, ठीक है। ये है बच्चों लिंकेज थ्योरी। अभी लिंकेज थ्योरी में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है ना, द टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट इन अ ग्रुप। क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट इन ग्रुप, ठीक है। सारे जीन एक दूसरे के साथ में ही जाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं लिंकेज, टेंडेंसी है ये, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, लिंकेज, ये कंसेप्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है, ठीक है, इनको क्या है ना, द जीन्स शोविंग, मतलब वैसा ही ये स्टेटमेंट है, ग्रुप इनहेरिटेंस, ग्रुप इनहेरिटेंस आर कॉल्ड लिंक्ड जीन। तो बेटा जो भी जीन एक ग्रुप में, एक, है ना, जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, उनको हम लोग लिंक्ड जीन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी मतलब डिस्कनेक्ट हो जाओ कुछ भी, तो तुरंत अटैच होने की कोशिश करो, ठीक है। ये थोड़ा सा भी आप मिस कर गए, ठीक है, तो बहुत बार समझ में नहीं आता क्या बोला जा रहा है। सो देखो, द जीन्स शोविंग ग्रुप इनहेरिटेंस आर कॉल्ड एज द लिंक्ड जीन। मतलब कि बहुत सारे जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल पास पास में है ना, वो हमेशा एक ग्रुप में ही जाते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट असर्ट होंगे, तू जा तेरे उधर, रास्ता तेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वैसा नहीं होता, ऑल दे विल, है ना, पास टुगेदर। तो जब तक उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं आ जाता तब तक वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, ठीक है। और वो बहुत रेजिस्ट करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर ना हो, दे विल गो टुगेदर ऑलवेज, ठीक है। सो इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही वो ज्यादा से ज्यादा शो करते हैं इन एनी नेक्स्ट जनरेशन में। सो देखो, द जीन विच शोज द ग्रुप इनहेरिटेंस, लिंक्ड जीन, मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को ये हमेशा लिंक्ड जीन must be present on the same chromosome। ये तभी तो हो सकता है, ठीक है, सेम क्रोमोसोम,
ठीक है, इन लीनियर मैनर। वो एक दूसरे के पास में बिल्कुल है ना, लीनियर मैनर में बेटा वो प्रेजेंट हो, दैट इज व्हाट द लीनियर मैनर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है, एट सम डिस्टेंस, ठीक है, सम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो मतलब अगर मैंने ये क्रोमोसोम बनाया, अब ये क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ ए नाम का जीन है, उसके बाजू में बी है, उसके बाजू में सी है, उसके बाजू में डी है, ई है, एफ है। तो ये जो जीन होते हैं ना, ये जो जीन है बच्चों, एक दूसरे के बिल्कुल बात बात में एकदम लीनियर वे में अरेंज है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहीं पे आप समझ लेना, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ तो लिंकेज की स्ट्रेंथ इनके बीच में बहुत ज्यादा है, इन दोनों के बीच में, ए और बी। ऐसा क्यों है पता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो बहुत पास में है, तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग और होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप ए और एफ को कंसिडर करते हो, सपोज मान लेते दो जीन आप कंसिडर करते हो ए और एफ, तो इनके जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो थोड़े कम आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, तो बेटा क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा होने के चांसेस है। बात समझ रहे हो? बट बेटा वो ए हो या बी हो या सारे, ये सारे सारे जो जीन है वो एक ही लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दे आर ऑल लिंक्ड जीन, ठीक है। हाँ, उनकी लिंकेज की स्ट्रेंथ उनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, जितना पास पास में हो उतना बेटा गहरा रिश्ता है। यही इसका सीधा सीधा बेटा है ना एक्सप्लेनेशन है। ए बी इनके बीच में बहुत जबरदस्त लिंकेज की स्ट्रेंथ है, वैसी ही लिंकेज की स्ट्रेंथ बी और सी में भी है, क्योंकि बी और सी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है। बट ए और सी के बीच में लिंकेज थोड़ा कम है, क्योंकि बीच में बी है ना। ये देखो हम लोग समझे, तो लिंक जीन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम इन अ लीनियर मैनर एट द सेम डिस्टेंस। इसका बहुत बेनिफिट है, लिंकेज है, इसीलिए हम अपना मैपिंग भी कर सकते हैं, हम अपने जेनेटिक डिसऑर्डर को, जीन को है ना डिस्कवर कर सकते हैं। हम जीन की पोजीशन है ना पता लगा लेते हैं कि कौन जीन कहाँ पे है ऑन द क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखो यहां हम लोगों को ये समझना है, लिंकेज इज द ग्रुप। क्या है भाई लिंकेज? मेनली लिंकेज क्या है ना, मतलब देखो ये वाला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज इज द ग्रुप ऑफ नॉन एलेलिक जीन। तो सारे नॉन एलेलिक है ना, ए और बी का क्या संबंध है? कुछ नहीं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, नॉन एलेलिक जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यार एक क्रोमोसोम जो होता है ना, जिसके ऊपर जितने भी जीन अरेंज होते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द लिंकेज ग्रुप। तो बता सकते हो बेटा आपके बॉडी में कितने लिंकेज ग्रुप है? सिंपल है ना, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर देयर इन द ह्यूमन बीइंग्स न्यूक्लियस, और द हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर देयर इन ए गैमेट ऑफ ये ह्यूमन बीइंग? कितने हो सकते हैं? गेस करो, बहुत आसान है, बताओ तो यार। 23 ऑब्वियसली, क्योंकि देखो 23 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम मतलब 23 लिंकेज ग्रुप है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे ऑब्वियसली बच्चों हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो हमें समझना है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप is equal to the number of chromosome, that's it, simple, है ना। जितना भी आपका हैप्लॉइड सेट है बेटा, है ना, जितना भी आपका हैप्लॉइड सेट है ऑफ क्रोमोसोम्स का, उतना ही आपके लिंकेज ग्रुप का नंबर है, ठीक है। जैसे कि अभी देखो पी प्लांट में, उदाहरण के लिए पी प्लांट कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7। या तो ड्रोसोफिला अगर आप देखोगे, तो ड्रोसोफिला में हैप्लॉइड में होता है 4। या तो न्यूरोस्पोरा,
फंगस है न्यूरोस्पोरा क्रासा, इसमें भी होता है 7। अब देखो न्यूरोस्पोरा हमेशा हैप्लॉइड होगा, फंगस होता है, ये बात याद रखना। अभी आप बोलोगे सर इसका नहीं नहीं, इसका न्यूरोस्पोरा हमेशा हैप्लॉइड होगा। सिर्फ बेटा जो भी जाइगोट बनता है सोमेटोगेमी के बाद में, ठीक है, तभी आपको ये चीज देखने को मिलेगी डिप्लॉइड। या तो मेज है, मेज, ऑलवेज अमेज, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मेज जो है हमेशा उसमें 10 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड। सब लोग या माउस के बारे में अगर लिखे तो जैसे कि उसमें होते हैं 21 क्रोमोसोम। या तो देखो किसी भी बैक्टीरिया को आप लोगे तो कितने लिंकेज ग्रुप होंगे बेटा, एक ही होगा, है ना। बैक्टीरिया हैव ओनली 1 लिंकेज ग्रुप, है ना, ये बहुत नॉर्मल है। चलो ह्यूमंस के बारे में अगर हम लोग एक बहुत ही अजीब सी बात समझते हैं, ह्यूमंस में एक्चुअली लिंकेज ग्रुप का नंबर आपको पूछा जाए, जैसे कि देखो मेल में लिंकेज ग्रुप और फीमेल में लिंकेज ग्रुप, मेल में है ना हम लोग लिखते हैं 24 लिंकेज ग्रुप और फीमेल में लिखते हैं 23। ऐसा क्यों बताओ, आप खुद ही बता पाओगे, आपको खुद समझ में आता है ऐसा क्यों? व्हाई मेल हैव द 24? आसान है, मतलब इसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। यू कैन एक्स एंड वाई इन मेल ऑब्वियसली, बिकॉज़ एक्स क्रोमोसोम का अपना अलग ही यार सेटअप है यार, है ना, वाई क्रोमोसोम से, ठीक है। तो इस चक्कर में डेफिनेटली बेटा फीमेल्स में, है ना, फीमेल्स में जो है एक्स एंड वाई कंडीशन नहीं होती, तो हम लोग वाई क्रोमोसोम एक्सक्लूड करते हैं, तो 23 ही बोलते हैं। दैट इज नॉट ओनली रीजन, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग समझ सकते हैं। तो जब भी आपको ह्यूमन मेल के बारे में पूछा जाएगा ना, व्हेनेवर, तो बेटा सीधा बोलना इट इज अ 24 नॉट 23, है ना। फीमेल के बारे में पूछेंगे तो 23 इज करेक्ट, ठीक है। सो तो बेटा क्या लिंकेज ग्रुप एब्सोल्यूट होता है, मतलब कभी ब्रेक नहीं हो सकता क्या? तो आंसर है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या है कि लिंकेज ग्रुप है ना, इज रेयरली कंप्लीट। कंप्लीट मतलब ऑब्सोल्यूट, मतलब वो कभी भी, है ना, एब्सोल्यूट नहीं रह सकता। एंड इट कैन बी ब्रोकन, लिंकेज ग्रुप को कभी भी सेपरेट किया जा सकता है बाय कौन सी मेथड है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोले क्रॉसिंग ओवर, क्या बोलते हैं या तो रिकॉम्बिनेशन। तो जब जब बच्चों रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये लिंकेज ग्रुप अपने आप को बदल सकता है, देयर इज अ चांस, ठीक है। लिंकेज ग्रुप कैन चेंज, कैन, है ना, ये डेफिनेटली बदल सकता है। सो लिंकेज ग्रुप इज रेयरली कंप्लीट, ठीक है, रेयरली कंप्लीट, एंड इट कैन बी ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या है बच्चों, नोटिस करने वाला पॉइंट है, क्या है मतलब ही, अगर मैं ये लिखूं क्रॉसिंग ओवर is opposite phenomenon to linkage, करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर लिंकेज एक दूसरे से, देखो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट का मतलब होता है, रेयरली कंप्लीट का मतलब क्या होता है यार, रेयरली कंप्लीट का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी क्रोमोसोम इंडिस्टिंक्टली जो लिंकेज ग्रुप है वैसा के वैसा रहे, वो जीन उसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो सेपरेट ही ना हो, ऐसा नहीं होता, है ना। मैंने जैसे कहा अभी कि जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा जीन्स के बीच में, तो वो लिंकेज ग्रुप चेंज हो सकता है ना, दैट लिंकेज ग्रुप कैन चेंज बाय क्रॉसिंग ओवर, सिंपल, ठीक है। मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे बनाया, ए है कैपिटल, बी है कैपिटल, सी है कैपिटल, डी है स्मॉल ई स्मॉल एफ है, बेटा ये चेंज हो सकता है ना, ऐसा जरूरी तो यही रहेगा, है ना। यहाँ पे ये आ सकता है, ऐसा चेंज हो सकता है, ए आ गया, स्मॉल बी आ गया, कैपिटल सी आ गया, कैपिटल डी आया, स्मॉल ई आया, कैपिटल एफ आया, ये भी हो सकता है। ये कब होगा, जब उसके होमोलॉगस पेयर के साथ में वो क्रॉसिंग ओवर करेगा, क्योंकि दूसरे साइड में भी अलील होगा ना उसका डोमिनेंट, ठीक है। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्रॉसिंग ओवर से ही ये हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर इज एन अपोजिट टू द लिंकेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज दैट exchange of the allelic gene and
and separation of non-allelic gene. Separation of non-allelic gene is called crossing over. इसी को बेटा हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब देखो लिंकेज को तोड़ना ही क्रॉसिंग ओवर है, समझ रहे हो? लिंकेज एब्सोल्यूट नहीं है, वो ब्रेक हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं खींची है लिंकेज, मतलब कि बस वैसे की वैसे ही रहेगा, ठीक है? वो चेंज हो सकता है। लिंकेज ग्रुप इज मॉडिफाइबल, वो चेंज हो सकता है, ठीक है? नाउ देखो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि है ना, क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर है एलिलिक जीन जो होते हैं एंड सेपरेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन, ये जो होता है इसी को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी सपोर्ट करता है अगर क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज 50% हो तो, ठीक है? तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी तो बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई थी बच्चों, ठीक है? हम लोग अभी एग्जाम्पल्स और सारी चीजें करके देखेंगे तो हमें बातें क्लियर होगी। नाउ सी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो म्यूटेशन ऑलवेज प्रोड्यूस अ न्यू जीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? वो भी लिंकेज को बदलने की है ना क्षमता रखता है। लिंकेज को बदलने की है ना ताकत किसमें है? म्यूटेशन में भी है। बड़ा रेयरली होगा, म्यूटेशन एकदम से नहीं होता और हमेशा हर म्यूटेशन नया जीन लाए ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है? बट म्यूटेशन जब भी प्रॉपर होगा, मतलब जो है ना, ऑलवेज इट बीइंग ब्रिंग्स अ न्यू वेराइटी, न्यू एलील, एंड सो दैट जैसे ही नया एलील आ जाएगा बेटा, नया लिंकेज ग्रुप बन जाएगा। यस और नो, है ना? सो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे हमें ये समझना है कि म्यूटेशन में भी ये ताकत है, बट वो म्यूटेशन बहुत बहुत रेयरली होता है, इसलिए उसको हम लोग हमेशा कंसिडर करते नहीं है, ठीक है? सो म्यूटेशन कैन ऑल्सो ब्रेक द लिंकेज, है ना, न्यू कैरेक्टर ला सकता है ना, बट है ना, बट क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूसेस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। जब जब क्रॉसिंग ओवर होगा अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ए है, इसके ऊपर बी है, यहाँ पे स्मॉल सी है, यहाँ स्मॉल डी है, यहाँ कैपिटल ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे कैपिटल जी है। ये मैंने इस तरह से कॉम्बिनेशन लिखा, बिल्कुल उसका ही बेटा होमोलॉगस। ये देखो ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम पे लिख लेते हैं, यहाँ स्मॉल ए है, यहाँ स्मॉल बी है, यहाँ कैपिटल सी है, यहाँ बेटा कैपिटल डी है, यहाँ पे स्मॉल ई है, यहाँ पे स्मॉल एफ है, यहाँ पे बेटा कैपिटल जी है। तो ये तो होमोलॉगस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर देखो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, अगर हम लोग कंसिडर करते ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक्सचेंज अगर हो गया, तो फिर हमें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब ये वाला लिंकेज ग्रुप तो परमानेंट नहीं रह पाएगा, हमें क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा? स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आ गया इधर, ये वाला सेगमेंट इधर चला गया, ठीक है, एंड देन स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल एफ कैपिटल जी, और इधर क्या आ गया बेटा? मैटरनल और पैटर्नल, देखो क्रोमोसोम में चेंज आ गया। यहाँ पे आ गया बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ कैपिटल जी। सो नाउ इफ यू सी, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये जो अरेंजमेंट था, लिंकेज का अरेंजमेंट था, ये बदल गया ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज कर गए। आर यू श्योर? हाँ, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो अभी क्रॉसिंग ओवर जब भी होता है तो जो लिंकेज ग्रुप जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, जिस तरह से जीन अरेंज्ड है ऑन द क्रोमोसोम, वो चेंज हो सकते हैं। सो लिंकेज ग्रुप कैन बी अल्टर्ड व्हेन देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर। बट देखो यार, क्रॉसिंग ओवर भी है ना बहुत ही हेजिटेशन से होता है। जितना कम डिस्टेंस होगा दो जीन के बीच में, उतना क्रॉसिंग ओवर होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिंकेज की, सबसे बाकी सब चीजें भूल जाओ, बस ये याद रखो। लिंकेज स्ट्रेंथ
is a directly proportional or indirectly proportional to the distance between genes. तो मैं आपको ये बता दूं कि क्रॉसिंग ओवर होने की प्रोबेबिलिटी ए और ई के बीच में अगर हम कंसिडर करते तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बट वही चीज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द ए एंड बी इज वेरी लेस। जितना क्लोज बेटा जीन होंगे लिंकेज में, उतना बेटा उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है मतलब है ना कम होती चली जाती है। इसका ही मतलब है उनमें जो लगाव है, एक दूसरे के साथ ही रहने की जो चाहत है ना, यूनिटी है, वो ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो लिंकेज स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितने बेटा जीन एक दूसरे के क्लोज होंगे। आर यू श्योर? ठीक है, तो ये है बेटा नॉर्मल सा फॉर्मूला। तो बेटा ये जो लिंकेज स्ट्रेंथ होती है, लिंकेज स्ट्रेंथ है ना, ये उसका फॉर्मूला है। तो क्या फैक्टर्स है? फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर बेटा लिंकेज को अफेक्ट कर सकते हैं? सो नंबर 1 है, देखो सबसे पहला तो डेफिनेटली बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स है। दो जीन के बीच का डिस्टेंस जो होगा डेफिनेटली बेटा अगर वो ज्यादा है, इफ देयर इज अ डिस्टेंस इज मोर, तो ऑब्वियसली बेटा उनमें लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी। और क्रॉसिंग ओवर, देखो ये CO जो लिख रहा हूं ना मैं, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर है, ये ज्यादा होगा। सेकेंड, दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर होता है बेटा एज, है ना। जैसे जैसे इंसान की एज या किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ती चली जाती है ना, उतना क्या होता है बेटा लिंकेज जो है, उतना ही लिंकेज जो है वो बढ़ता चला जाता है और क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाती है। ठीक है, एज वेल एज द एज इंक्रीजेस, ठीक है, वैसे वैसे बेटा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम में बहुत ज्यादा अमाउंट में बेटा नॉन हिस्टोन जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और रिजिडिटी आती है, क्रोमैटिन जो है रिजिड होते चले जाते हैं। तो क्या होता है, उनका बेंडिंग जो होगा क्रॉसिंग ओवर के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी से मतलब अगर लेट शादी होती है ना, लेट बहुत ज्यादा, तो बेटा नए नए वेरिएशन आने के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेनी डेवलप होने के जो चांसेस है, रिकॉम्बिनेशंस होने के चांसेस है, वो घटते चले जाते हैं। ठीक है, सो एज इज आल्सो फैक्टर फॉर द सेल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरी चीज है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं है ना टेम्परेचर। ठीक है, अभी टेम्परेचर को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो टेम्परेचर क्या करता है, किसी भी चीज का एक्सपेंशन करा सकता है, मेल्टिंग करा सकता है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बेटा आप आराम से समझ सकते हो कि लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर डीएनए की मेल्टिंग या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता है, इसीलिए। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर सपोज बेटा एक्सरेज के बारे में बात करते हैं ना, एक्सरेज, तो बेटा एक्सरेज अगर बहुत ज्यादा कोई एक्सरेज को एक्सपोजर करता है, तो उसमें जो है बेटा लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है वो है ना कम हो जाएगी। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं जब एक्सरे है ना के प्रेजेंस में अगर हम डीएनए को रखें तो। पांचवी चीज है बेटा सेक्स, मतलब जेंडर। ठीक है, देखो इन केस ऑफ द ह्यूमन मेल एंड इन केस ऑफ द ह्यूमन फीमेल, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो मेल में लिंकेज की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि उसमें लिंकेज ग्रुप ज्यादा है, 24 है, इसीलिए। तो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता नॉन होमोलॉगस के बीच में, इसीलिए बेटा है ना मेल के हिसाब से अगर आप देखो, ठीक है, और फीमेल्स में डेफिनेटली बेटा लिंकेज की स्ट्रेंथ जो है ना थोड़ी कम है, जस्ट ड्यू टू द एक्स वाई क्रोमोसोम, है ना, और क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और एक बात होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटाइजेशन। अच्छा, हेटेरोक्रोमेटाइजेशन क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो इतना कंडेंस्ड हो जाता है कि वो काम ही नहीं करता। ठीक है, मतलब क्या होता है बेटा,
है ना, क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट हो जाता है ना। तो आप लोगों ने शायद बार बॉडीज के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो हेटेरोक्रोमेटाइजेशन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, है ना, वो लिंकेज के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो बन जाएगा कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। तो ऑब्वियसली बेटा उसमें से उसका, है ना, क्रॉसिंग ओवर हो नहीं सकता, तो लिंकेज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, लिंकेज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स है ना, जिनके वजह से है ना, लिंकेज की स्ट्रेंथ के ऊपर कम ज्यादा हो सकता है, बट मेन फैक्टर बस एक ही है। वो कौन सा है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन जीन। ठीक है, द मेन फैक्टर इज ओनली दैट, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, है ना, जीन के बीच में, दो जीन के बीच में जितना डिस्टेंस है वही डिसाइड करेगा कि उसमें, है ना, लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी दो जीन के बीच में। ओके, नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं। वो क्या है बच्चों? सी, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम, है ना, विल टॉक जस्ट अबाउट फॉर द हेटेरोजाइगस कंडीशन। विल टॉक अबाउट व्हाट द हेटेरोजाइगस कंडीशन। बच्चों ये चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, नहीं आया तो 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, बट सही ढंग से समझ लो। हाँ, सारे रीजन देखो यहाँ पे। पहला तो टू, मैंने बताया ना, एज का एक्सप्लेनेशन दिया ना बेटा, है ना। एज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रिजिडिटी बढ़ती है क्रोमेटिन की, तो वो उतना बेंड नहीं हो पाता। देखो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को बेंड होना पड़ेगा, है ना। दूसरा है टेम्परेचर। मैंने कहा टेम्परेचर जैसे जैसे आप करोगे तो एक्सपैंड होता है ना डीएनए, तो डेफिनेटली दो हो गया। ठीक है, तो जैसे वो एक्सपैंड होगा तो क्रॉसिंग ओवर लेंथ बढ़ेगी डीएनए की। ठीक है, एंड देन देयर इज अ फोर्थ वन, एक्सरेज। एक्सरेज क्या करते हैं? एक्सरेज जो डीएनए जो होते हैं, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एक्सरेज। खास करके वो जो थाइमाइन जो होता है ना, उसके जो बॉन्डिंग होती है ना, डबल बॉन्ड, उसको और भी मजबूत कर देता है। तो उसके वजह से जो भी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, ये एक है। और क्या पांचवा? पांचवा पॉइंट तो मैंने बता ही दिया ना, पांचवा आप जानते हो। मेल में क्योंकि नॉन होमोलॉगस रीजन है वाई क्रोमोसोम का, जो एक्स क्रोमोसोम के साथ में क्रॉसिंग ओवर करता नहीं है, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर कभी होता ही नहीं है। इसलिए मेल का लिंकेज ग्रुप ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू द फीमेल। तो फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो आराम फ्रीली बेटा एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। बट मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई है, तो डेफिनेटली बेटा मेल, है ना। बाकी ऑटोसोम के लिए तो दोनों ही सेम है, दोनों का लिंकेज मेल और फीमेल में सेम है। फॉर ऑल द अदर 22 क्रोमोसोम्स द लिंकेज स्ट्रेंथ इज सेम। डिफरेंस आता है इन द एक्स एंड वाई एंड एक्स एक्स एक्स। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, अभी एक जैसे क्रोमोसोम है तो डेफिनेटली बेटा उनमें क्रॉसिंग ओवर आराम से होगा। और डन, यस। अब देखो, अब यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिंपल कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट क्या है, इफ, बड़ा ध्यान से समझना, इफ ए एंड बी आर लिंक्ड, ए और बी ये दो जीन लिंक है। अब थोड़ा ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से समझना, कोई गड़बड़ मत करो। अब यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है। मैंने पूछा बताओ कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा? आप क्या बोलोगे? सर 2⁻n। अच्छा, बहुत बढ़िया। देन बोलोगे व्हाट इज n? सर n इज द नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ओ यस यस यस। तो बताओ यार कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर 4 बनेंगे। 2⁻2 करो, क्योंकि देखो सर ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, मतलब यहाँ पे 2⁻n इज इक्वल टू 2⁻2 इज इक्वल टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। वेरी गुड, यही पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल है।
पर बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, जब ए का बी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो उसी समय ये पॉसिबल है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर लिंक्ड, तो यहाँ पे अब बात करते बेटा, देखो ये पॉसिबिलिटी है कि सपोज इस तरह से अगर अरेंज दे ए बी इस तरह से अरेंजमेंट हो, या ये पॉसिबल है ए बी, या तो बेटा ए बी। नाउ आई विल अरेंज दे। देखो मेरे पास दो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है इधर डोमिनेंट है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है ना, ऐसा पक्का करेक्ट है। नाउ यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, बच्चों है ना, ऐसा लिखा मैंने, या तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, और इट कैन बी रिटन लाइक दिस, प्लस प्लस ए प्लस ए बी, ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस ए बी, और इट कैन बी रिटन, ये जो है बच्चों, ये वाला जो है ना, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, प्लस बी ए प्लस। तो क्या है, डोमिनेंट को पॉजिटिव प्लस प्लस लिखने की एक है ना वाइल्ड टाइप, जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग प्लस लिखते हैं, या डोमिनेंट को हम लोग प्लस लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, देखो ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ए प्लस बी प्लस का मतलब भी डोमिनेंट होता है। सो मैं अलग अलग वे से इन चीजों को लिखता हूँ, मतलब I can write down this as a capital A small small b, or I can write down it as a plus A and B plus B, or I can directly write down the plus A plus B। क्लियर है? तो जब भी आपको इवन हमारे नीट के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो बेटा ये प्लस प्लस दिया रहेगा, तो आपको समझना है कि प्लस प्लस है मतलब जो रेसेसिव दिया है उसका डोमिनेंट बता रहा है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो प्लस का मतलब डोमिनेंट है, प्लस का मतलब डोमिनेंट है। आर यू क्लियर एवरीवन? लिखने का तरीका समझ गए? यस यस सर, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे दोनों अरेंजमेंट्स को देखो, दोनों तरफ अलग अलग अरेंजमेंट है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों। कैन यू सी द अरेंजमेंट ऑन द बोथ द साइड्स? यस। तो अगर आप अरेंजमेंट देख पा रहे होगे, तो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दोनों बेटा है ना, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रेजेंट है। कैपिटल ए एज वेल एज द कैपिटल बी आर प्रेजेंट ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगर दोनों ही क्रोमोसोम के, एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल और कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो बेटा इस अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द सिस अरेंजमेंट। इसको मैं सिस अरेंजमेंट कहता हूँ, और इसको बच्चों में ट्रांस अरेंजमेंट कहता हूँ। ट्रांस क्या है आप थोड़ा ध्यान से देख लो, सिस क्या है आपको देखना है। देखो आप देखोगे तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है, मतलब लिंक्ड है, तो ऑब्वियसली बेटा वो आने वाले जनरेशन में एक साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने ये लिखा था कि कपलिंग इज ड्यू टू द सिस अरेंजमेंट, करेक्ट है क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ क्यों जाते हैं हमेशा? पेरेंटल, है ना, क्योंकि वो प्रेजेंट ही एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वो प्रेजेंट है। इसीलिए क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वो दोनों प्रेजेंट होने की वजह से वही क्रोमोसोम, वही लिंकेज ग्रुप बार बार बेटा जनरेशंस में पास होता है ना। तो बेटा सिस अरेंजमेंट की वजह से कपलिंग होगा। ओके, व्हाट अबाउट द ट्रांस अरेंजमेंट? ऑब्वियसली आप देख सकते हो, ट्रांस अरेंजमेंट में कैपिटल ए एक क्रोमोसोम पे है, कैपिटल बी दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे है। तो ऑब्वियसली जब गैमीट बनते हैं, तो बेटा वो मेंटेन करना चाहते हैं जिस तरह से क्रोमोसोम के ऊपर अरेंजमेंट है, वही अरेंजमेंट लिंकेज ग्रुप का वो आने वाले जनरेशन में पास करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिपल्शन मतलब बोथ द डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट, है ना, both the dominant gene are present on the different chromosome, so they will tend to, है ना, pass into next generation separately, वो कभी एक साथ आने की कोशिश नहीं करते। क्या आपको ये क्लियर है? ठीक है, क्या आपको ये क्लियर है? आप बोल सकते हो, यू कैन अनम्यूट।
मैं भूल गया था अनम्यूट कराने के बटन, मैसेज भी भेज दिया। बताओ बेटा इसमें प्रॉब्लम है, इसको समझा क्या? बहुत सिंपल है, हम इसका गैमेट बना के देख लेंगे। मैं इतना ही कह रहा हूं आपको बस कि जब सिस अरेंजमेंट होता है तो कपलिंग होगा, जब ट्रांस अरेंजमेंट होता है तो क्या होगा बच्चों? जब ट्रांस अरेंजमेंट होता है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। मान लेते हैं जिस तरह का अरेंजमेंट है सिस प्रकार का, सिस अरेंजमेंट अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं तो सिस अरेंजमेंट बदल सकता है क्या? अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो सिस अरेंजमेंट चेंज हो सकता है क्या? यस बच्चों, नहीं हो सकता। इसका मतलब जैसा पेरेंटल है वैसा ही गैमेट्स में जाएगा, वैसा ही ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, तो इसी को तो कपलिंग बोलते हैं। दोनों डोमिनेंट एक साथ है तो एक साथ ही जाते रहते जाते रहते जाते रहते, इसको ही कपलिंग बोलते हैं। Why not understand the reason? Because they are present on the same chromosome. रीजन ही तो है, यही रीजन है, तुम रीजन को क्या रीजन करते हो? दिस इज द रीजन व्हाई द कपलिंग हैपेंस। ओके, लेट्स डू इट द पेन एंड पेपर मेथड। इसको करके देखते हैं, जब हम लोग करेंगे तो ये हमें समझ में आएगा। देखो इसमें दो वेज है बेटा अंडरस्टैंड करने की। पहली बात, हमें क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं नीट, क्या उसका जवाब हम दे पाते हैं या नहीं, दैट इज ओनली द थिंग। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कपलिंग क्यों होता है, बताओ। ड्यू टू द सिस अरेंजमेंट, ये बात को पहला तो अच्छे से समझो। और दूसरा, रिपल्शन क्यों होता है सर? ड्यू टू द ट्रांस अरेंजमेंट। बट दोनों ही बेटा, सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट कब कब है? जब ए और बी लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन प्रेजेंट हो। तो ये तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों ही जीन जो है ना, वो डोमिनेंट ही होने चाहिए जब एक जगह पे प्रेजेंट है, ये जरूरी नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो देखो थोड़ा सा यहाँ पे बेटा आप लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके दो प्रकार के ही गैमेट बन सकते हैं, पहली बात तो हमें समझना है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। मैं आपको बहुत सीधा और सिंपल पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल वेरी केयरफुल। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2⁻⁴ नहीं, 2 नहीं होगा, 1 होगा। मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये है कि ऑल दी लिंक्ड जीन्स बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। All the linked gene always shows the monohybrid ratios. दो स्टेटमेंट समझ में आए क्या? ठीक है, क्या स्टेटमेंट है बेटा? पहला स्टेटमेंट, ऑल द linked gene behave as a single unit. ठीक है, तो जब मैं गैमेट बनाते समय देखूंगा तो ये अलग है, ये अलग है, ये नहीं, क्योंकि लिंक्ड है तो ये एक ही है, दिस इज ओनली वन। तो इसीलिए मैंने 2⁻⁴ लिखा। तो मुझे बेटा 2⁻⁴ दिखते ही मुझे समझ में आता है कि ओ इसमें तो सिर्फ दो ही प्रकार के, टू टाइप्स ऑफ ओनली गैमेट बन सकते हैं, 4 गैमेट नहीं बन सकते, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट नहीं बन सकते। दिस इज व्हाट द क्रूशियल पॉइंट। सेकेंड थिंग, ठीक है, all the linked genes shows monohybrid ratio। अब वहां पे कितने भी लिंक जीन हो, ठीक है, वो हमेशा मोनोहाइब्रिड रेशियो शो करते हैं। ठीक है, सो ऑल द लिंक जीन्स बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। तो अगर हम लोग यहाँ पे वो वाला फंडा ले लेंगे ना 2⁻² वाला, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे समझना है कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ऑल्दो दे आर two different gene, two different heterozygote conditions, but because they are present on the same chromosome, very close to each other, they are linked, so they can produce only two types of the gametes, only two types of the gametes, that is what the so जो भी बेटा completely linked genes है वो सिर्फ दो ही प्रकार के गैमेट बना सकते हैं, ठीक है, only two types। now अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्रोमोसोम बनाया, देखो ये है क्रोमोसोम बच्चों, यहाँ पे है बच्चों कैपिटल ए, यहाँ पे है कैपिटल बी, ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे बच्चों स्मॉल ए और यहाँ पे स्मॉल बी। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये है ना, ये है सिस अरेंजमेंट, ठीक है।
जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो हमें बेटा 2 क्रोमोसोम मिलेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, क्या स्मॉल बी ऊपर चला गया, और बेटा यहाँ देखो स्मॉल ए कैपिटल बी, तो हमें मिलता है ट्रांस अरेंजमेंट। इसका मतलब हमें समझना है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो 2 जीन के बीच में अगर सिस अरेंजमेंट है तो वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ट्रांस अरेंजमेंट है तो बेटा वो सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, इतना समझ में आता है। क्रॉसिंग ओवर होगा, सेगमेंट ऑफ जीन एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो बेटा ए और बी अपनी पोजीशन बदल देंगे, एंड सो दैट सिस का ट्रांस और ट्रांस का सिस होगा जब क्रॉसिंग ओवर होगा। इतना क्लियर है क्या? यस, हाँ बेटा बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। तो मैं बस इतना आपको सिंपल बताना चाहूंगा। नॉर्मल पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल पॉइंट ये है कि क्रॉसिंग ओवर से सिस का ट्रांस होता है, ट्रांस का सिस होता है। नॉर्मल पॉइंट ये है कि मेरे पास अगर 10 भी मैंने लिंक्ड जीन लिख दिए, मैं लिखता हूँ कि देखो ए बी सी डी ये है, मैंने लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, बोला कि ये चारों जीन लिंक्ड है, तो बताओ कितने टाइप का गैमेट बनेंगे? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं, 2 ही टाइप बनेंगे। अरे शाबाश, 2 ही टाइप बनेंगे। यस, अगर सारे लिंक्ड है ना, ऑल ऑफ द लिंक्ड देन दे आर बिहेविंग एज अ सिंगल यूनिट, वो सिंगल यूनिट जैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, सो ये अभी 4 मैंने लिखे, तूने तो 3 ही लिखे, मैंने तो 4 लिख दिए। ठीक है, हाँ ए और बी अगर लिंक्ड है तो डेफिनेटली बेटा वहां पे चेंज होगा, ऑब्वियसली हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं आगे, हाँ वो प्रॉब्लम लेने वाले हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर सपोज हम लोग ये पॉइंट लिखते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सिंपली अगर हम बात करते हैं कि जितने भी जीन हो अगर वो लिंक्ड है तो दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, ऑल द लिंक्ड जीन बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, और उनका रेशियो हमेशा मोनोहाइब्रिड रेशियो आएगा, क्योंकि देखो 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे तो यार 3:1 मतलब 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 3:1 रेशियो आएगा या टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आएगा। Why? Because they can produce only 2 different types of gametes. Why? Because they are behaving as a single unit. ठीक है, they are showing the monohybrid ratios. Correct है? Yes. तो बेटा सिस का ट्रांस हो सकता है, ट्रांस का सिस हो सकता है, ये बात हम लोग नोटिस करें। ठीक है, यही हमें समझ में आना चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं गैमेट के फॉर्मेशन की। विल टॉक अबाउट व्हाट द गैमेट। ठीक है, नाउ गैमेट फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने ले लिया बेटा यहाँ पे देखो हम लोग एक जीन के बारे में बात ही नहीं करेंगे, कोई लिंकेज है तो कम से कम 2 जीन के बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिया, और ये कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है दे आर लिंक इन सिस फॉर्मेट। ठीक है, ये कंडीशन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिंक्ड इन द सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में अरेंजमेंट है इनका, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। बेटा पहली बात तो मैंने बोला यहाँ पे 2 जो होगा गैमेट के लिए, यहाँ पे हमें ये नोटिस करना है n=1, मतलब ये दोनों एक ही यूनिट है, n=1, दैट्स इट। अगर n=1 है तो डेफिनेटली 2 होगा, and you will get only 2 types of the gametes। बट क्वेश्चन आता है कि सर कौन से 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे? तो ऑब्वियस है बेटा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, तो या तो ये और ये, तो हम लोगों को मिलता है only we get the 2 types of the gametes, that is capital A capital B and small b। तो ये 2 ही गैमेट मिलेंगे in the ratio probability of 1/2:1/2, 2 ही प्रकार के गैमेट मिलेंगे। ठीक है, मतलब सिस फॉर्म में ये वाला जीन मिलने गैमेट मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, और ये वाला गैमेट मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। करेक्ट है, और यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। दैट्स इट, दैट इज अ सिंपल थिंग। सपोज मैं दूसरी कॉम्बिनेशन लेता हूँ,
सपोज दिस इज द सेम थिंग, आई विल राइट, ठीक है, ये देखो, ये बोथ आर द लिंक इन ट्रांसफॉर्म। तो बेटा दोनों लिंक्ड है, मतलब सिंगल यूनिट है, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, एंड इफ दिस इज व्हाट द n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेफिनेटली बेटा। अब यहाँ देखो ट्रांसफॉर्म में अरेंजमेंट है, ट्रांसफॉर्म में मतलब क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ऐसा अरेंजमेंट है। तो ऑब्वियसली हमें गैमेट्स कैसे मिलेंगे, विल गेट दिस वन 1/2, दिस वन 1/2, ये मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ये मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। दैट इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सिर्फ दो ही टाइप के गैमेट मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे ही नहीं। Yes or no? है ना? So that's it. That is what the simple thing. तो मतलब दो ही टाइप के, only two type gamete, only two type gamete. ठीक है? Now consider this case. मान लेते हैं सर ये दिया है ऐसे, आप बताओ सर कितने टाइप के गैमेट मिलेंगे? बराबर है, both are the linked genes. अब यार यहाँ तो सिस या ट्रांस ऐसा कोई अरेंजमेंट, सर देखो ये क्रोमोसोम बनाया, इधर कैपिटल है इधर कैपिटल बी, ओके, और यहाँ पे सर इधर भी कैपिटल है इधर स्मॉल बी, अरे अच्छा, तो कितने प्रकार के गैमेट मिल सकते हैं यार? फिर से दो ही मिलेंगे। दे हैव, ये देखो ये हेटेरोजाइगस है, मेरा काम बन गया, ठीक है। तो दैट्स इट, फिर भी मुझे बेटा 2⁻1 आएगा, n इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिंकेज में एक हेटेरोजाइगस दिखाई दे रहा है, तब भी बेटा 2⁻1 आएगा। So I will get the two different types of the gametes. कौन कौन से मिलेंगे बताओ? This way and this. Yes or no? ये वाला मिलेगा 1/2, ये वाला मिलेगा 1/2। सबको आया क्या? यस है ना? ये वाला गैमेट में जाएगा और ये गैमेट में जाएगा। अच्छा, लेट्स डू दिस वन, है ना? देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, है ना, लिंक्ड जीन्स है। अब बताओ यहाँ पे यार बड़ी सिंपल बात है यार, यहाँ पे देखो मतलब एक यूनिट है, बट है ना, एक यूनिट होने से क्या होता है, हेटेरोजाइगोसिटी तो होनी चाहिए। तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 है, तो 2⁻0 है, तो एक ही प्रकार का हमें गैमेट मिलेगा, और सारे गैमेट A और B मिलेंगे 100%। ठीक है, सो दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ देखो सी वी आर, यहाँ पे देखो मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि सिस अरेंजमेंट में अलग ही फॉर्मेट मिलेगा, ट्रांस में अलग मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा इसको मुश्किल करते हैं, फिफ्थ कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। तो बेटा फिफ्थ कॉम्बिनेशन क्या है, देखो मेरे पास है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये कंडीशन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ए बी आर लिंक्ड इन सिस फॉर्म, तो बता सकते हो कौन कौन से गैमेट मिलेंगे आपको? ठीक है, पहले तो कितने मिलेंगे? तो देखो यहाँ पे C इज नॉट लिंक्ड, सिर्फ ए बी ही लिंक्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक अलग यूनिट हो गया ये, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं लूंगा 2, पहली बात तो। अब जैसे n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2⁻2 आएगा, है ना, और हमें मिलेंगे 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यार 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे मिल सकते हैं, तो मेरा अरेंजमेंट मुझे पता है। अब यहाँ पे दिया है सिस फॉर्म दिया है, इसका मतलब ऑब्वियसली बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में है, ठीक है। तो इसके साथ में कैपिटल सी भी आ सकता है, स्मॉल सी भी आ सकता है, सो आई कैन गेट दिस वन। गॉट इट? यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, है ना, सिस फॉर्म में तो स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी आ सकता है, सो दिस विल गेट दिस वन। तो बेटा 1/4 प्रोबेबिलिटी आ रही है सबकी, ठीक है, इन द सिस फॉर्म। नाउ सपोज द सेम थिंग इफ आई विल राइट डाउन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ए बी आर लिंक्ड, in transform,
तब भी क्या होगा, देखो ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो मुझे मिलेगा n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली 2 रेज टू द पावर n है, 2 रेज टू द पावर 2 है, तो विल गेट टू 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। बट अब हमें क्वेश्चन आता है कि यार कौन से गैमेट, तो ट्रांस अरेंजमेंट है तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा और स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी जाएगा, एंड देन हियर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, व्हाट विल गेट कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ये क्या मिला, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। These are the 4 different types of gametes you will get। 8 तो नहीं मिलेंगे, है ना, तो 4 types of gametes you will get। That is what the way we have to understand। That's it, done। समझ गए गेमेट्स कैसे बनाओगे, ठीक है। लिंकेज से फर्क पड़ रहा है यार, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपको 8-8 प्रकार के गेमेट मिलते थे अगर आप लोग तीन जीन लेते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और देखो अगर मैंने ये कह दिया ना 10th पॉइंट, मान लेते कैपिटल ए कैपिटल बी, ये तीनों, ठीक है, ए बी सी आर लिंक्ड, इन सिस फॉर्म, तो बताओ कितने प्रकार के गैमेट मिलेंगे सिस फॉर्म। ऑब्वियसली बेटा देखो ये तो एक ही यूनिट हो गया, अभी तीनों लिंक्ड है तो, और सिस फॉर्म में है तो सोचने वाली बात नहीं है ना। सिस फॉर्म में आपको 2 प्रकार के गैमेट मिलेंगे, ए बी एंड सी, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, करेक्ट है ना, बराबर है, क्योंकि देखो 2 रेज टू द पावर 1 होगा क्योंकि एक ही यूनिट है, तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी देयर। तो डेफिनेटली अगर 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलते हैं तो हमें बस ये मिलेगा, ये मिलेगा। राइट नाउ द 12th 11th वन, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब ये कह रहा हूं कि ए बी सी आर लिंक्ड इन ट्रांसफॉर्म, बताओ कैसे मिलेगा, गेस गेस यूर वे, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत आसान है ना। देखो 2 क्रोमोसोम बना लेते हैं, 6 फॉर्म नहीं आएंगे यार, लिंक्ड है ना, दे आर सिंगल यूनिट, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 1 2 ही आएगा, ठीक है। So how they are arranged, that way they will be passed, capital A small b capital C small a capital B small c, this is the trans arrangement, yes, है ना। तो बेटा ये 2 ही जाएंगे यार, इसका एक कमिट बनेगा, इसका ही बनेगा सर, लेकिन ना वो ट्रांस अरेंजमेंट में भी वो अलग होगा तो क्या अलग होगा, अलग क्या होगा ये बताओ कैपिटल ना। ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, तो फिर और एक टाइप हो जाएगा ना, तो टोटल 6 टाइप ऐसा होना चाहिए ना। नहीं नहीं, हाउ दे आर अरेंज इन पैरेंटल विल रिमेन। अच्छा, ओके सर, ओके, यस सर, पहला यस सर, स्टेटमेंट नहीं सुना मैंने, कहा हाउ दे आर अरेंज इन द पैरेंटल, पैरेंट में जिस तरह से ट्रांस अरेंजमेंट होगा वैसा ही मिलेगा, यस ठीक है। सर, यस सर, समझा। इसके अलावा कौन सा ट्रांस अरेंजमेंट आप बता सकते हो, इसके अलावा आप कौन सा ट्रांस अरेंजमेंट बता सकते हो। देखो ट्रांस यहाँ पे मैं बोलता हूँ कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आएगा, दोनों को अलग अलग से देखो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इफ यू सी बोथ इन डिफरेंट मैनर, मतलब ए और बी को देखोगे, ए बी का ट्रांस अरेंजमेंट ये हो सकता है, बराबर है, पक्का, यस और नो। और दूसरा बी और सी के बीच का ट्रांस अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कैन से स्मॉल बी एंड सॉरी कैपिटल सी एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, ओके। एक और पॉसिबिलिटी है, ए और सी का ट्रांस अरेंजमेंट क्या हो सकता है, लाइक दिस। बट होगा क्या कि जैसे मैं यहाँ पे ए के साथ में स्मॉल सी लिखूंगा तो बी के साथ का ट्रांस चला जाएगा, इसलिए दिस इज द आइडियल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस, करेक्ट है। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग दोनों को, अगर आप 2 लोगों को ट्रांस लेते हो तो आपको ट्रांस अरेंजमेंट ट्रिपल देखने को मिलता है। बट बेसिकली हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट और सिस अरेंजमेंट ये सिर्फ 2 जीन को लेकर ही बोलते हैं,
ना कि 3 जीन को लेकर के। ये बात को समझो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम ट्रांस में चले जाएंगे विद मोर जीन्स तो इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। तो हमें ट्रांस अरेंजमेंट से ज्यादा बढ़िया चीज है कि जैसे पेरेंटल अरेंजमेंट होगा वैसा ही अरेंजमेंट जो है आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन में आता रहता है, मतलब गेमेट्स में आता रहता है। तो इस तरह से बेटा गेमेट्स का नंबर जितना बनना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उतना नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लिंक जीन है वो एज ए सिंगल यूनिट बिहेव करते हैं, ठीक है। तो इसकी कहानी जो है आगे वाली हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं लिंकेज की। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।